नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। इसके पूर्व के जितने भी अंक हैं वो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। तो आइए आज का कथानक प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर प्रियनाथ चोपड़ा बहुत ही उदार, विचारशील और सहृदय सज्जन थे। चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्वभाव अत्यंत कोमल और नम्र था। अगर रोगियों के हिस्से की साग भाजी, दूध, मक्खन, उपले ईंधन का एक भाग उनके घर पहुंच जाता था तो वह केवल वहाँ की प्रथा थी। उनके पहले भी ऐसा ही व्यवहार होता था। उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत न समझी, इसीलिए उन्हें कोई बदनाम कर सकता था और न उन्हें स्वयं ही इसमें कुछ दूषण दिखाई देता था। वह कम वेतन वाले कर्मचारियों से केवल आधी फीस लिया करते थे और रात की फीस भी मामूली ही रखी थी। उनके यहाँ सरकारी चिकित्सालय से मुफ्त दवा मिल जाती थी, इसीलिए उनकी अन्य डॉक्टरों से अधिक चलती थी। इन कारणों से उनकी आमदनी बहुत अच्छी हो गई थी। 3 साल पहले वह यहाँ आए थे तो पैर गाड़ी पर चलते थे, अब एक फिटन थी। बच्चों को हवा खिलाने के लिए छोटी छोटी गाड़ियाँ थीं। फर्नीचर और फरसे आदि अस्पताल के ही थे। नौकर का वेतन भी गांठ से न देना पड़ता था, पर इतनी मितव्ययिता पर भी वह अपनी अवस्था की तुलना जिले के सब इंजीनियर या कतिपय वकीलों से करते थे तो उन्हें विशेष आनंद न होता था। यद्यपि उन्हें कभी कभी ऐसे अवसर मिलते थे जो उनकी आर्थिक कामनाओं को सफल कर सकते थे, पर उनकी विचारशीलता भी उन्हें बहकने न देती थी। कॉलेज छोड़ने के बाद कई वर्ष तक उन्होंने निर्भीकता से अपने कर्तव्य का पालन किया था, लेकिन कई बार पुलिस के विरुद्ध गवाही न देने पर मुंह की खानी पड़ी तो चेत गए। वह नित्य पुलिस का रुख देखकर अपनी नीति स्थिर किया करते थे। तिस पर भी अपने निदानों को पुलिस की इच्छा के अधीन रखने में उन्हें मानसिक कष्ट होता था। अतएव वह गौस खां की लाश उनके पास निरीक्षण के लिए भेजी गई तो बड़े असमंजस में पड़े। निदान कहता था कि यह एक व्यक्ति का काम है, एक ही बार में काम तमाम हुआ, किंतु पुलिस की धारणा थी कि यह एक गुट्टा का काम है। बेचारे बड़ी दुविधा में पड़े हुए थे। ये महत्वपूर्ण अभियोग था। पुलिस ने अपनी सफलता के लिए कोई बात ना उठा रखी थी। उसका खंडन करना उससे बैर मोल लेना था और अनुभव से सिद्ध हो गया था कि ये बहुत महंगा सौदा है। गुनाह था मगर बेलज्जत। कई दिन तक इसी हैस वैस में पड़े रहे, पर बुद्धि कुछ काम ना करती थी। इसी बीच में एक दिन ज्ञान शंकर के पास रानी गायत्री देवी का एक पत्र और 500 रुपये पारितोषिक लेकर पहुँचे। रानी महोदय ने उनकी कीर्ति सुनकर अपनी गुण ग्राहकता का परिचय दिया। उनमें शिशु पालन पर एक पुस्तक लिखवाना चाहती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें अपना गृह चिकित्सक भी नियत किया था और प्रत्येक विजिट के लिए 100 रुपये का वादा था। डॉक्टर साहब फूले न समाये। ज्ञान शंकर की ओर अनुग्रहपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, श्रीमती जी की इस उदार गुण ग्रहकता का धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। आप मुझे अपना सेवक समझिए। ये सब आपकी कृपा दृष्टि है, नहीं तो मेरे जैसे हजारों डॉक्टर पड़े हैं। ज्ञान शंकर ने इसका यथोचित उत्तर दिया। इसके बाद देश काल संबंधी विषयों पर वार्तालाप होने लगी। डॉक्टर साहब का दावा था कि मैं चिकित्सा में IMS वालों से कहीं कुशल हूँ और ऐसे असाध्य रोगियों का उद्धार कर चुका हूँ जिन्हें सर्वज्ञ IMS वालों ने जवाब दे दिया था। लेकिन फिर भी मुझे इस जीवन में इस पराधीनता से मुक्त होने की कोई आशा नहीं। मेरे भाग्य में विलायत के नव शिक्षित युवकों की मात लिखी हुई है।
ज्ञान शंकर ने इसके उत्तर की देश में राजनीतिक परिस्थिति का उल्लेख किया। चलते समय उनसे बड़े निस्वार्थ भाव से पूछा, लखनपुर के मामले में आपने क्या निश्चय किया? लाश तो आपके यहाँ आई होगी। प्रियनाथ, जी हाँ, लाश आई थी। चिन्ह से तो ये पूर्णतः सिद्ध होता है कि यह केवल एक आदमी का काम है, किंतु पुलिस इसमें कई आदमियों को घसीटना चाहती है। आपसे क्या छुपाऊं? पुलिस को असंतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन यूं निरपराधियों को फंसाते हुए आत्मा को घृणा होती है। ज्ञान शंकर, संभव है आपने चिन्ह से राय स्थिर की है, वही मानी हो, लेकिन वास्तव में यह हत्या कई आदमियों की साजिशों से हुई है। लखनपुर मेरा ही गांव है। प्रियनाथ, अच्छा, लखनपुर आपका ही गांव है, तो ये कारिंदा आपका नौकर था? ज्ञान, जी हाँ, और बड़ा स्वामी भक्त, अपने कार्य में कुशल। गांव वालों को उससे केवल यही चिढ़ थी कि वह उनसे मिलता न था। प्रत्येक विषय में मेरी ही हानि लाभ का विचार करता था। यह उसकी स्वामी भक्ति का दंड है, लेकिन मैं इस घटना को पुलिस की दृष्टि से नहीं देखता। हत्या हो गई एक ने की या कई आदमियों ने मिलकर की, मेरे लिए यह समस्या इससे कहीं जटिल है। प्रश्न जमींदार और किसानों का है। अगर हत्याकारियों को उचित दंड न दिया गया तो इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन होने लगेंगी। जमींदार को अपनी जान बचाना कठिन हो जाएगा। प्रस्तुत प्रश्न को ये नया स्वरूप देकर ज्ञान शंकर विदा हुए। यद्यपि हत्या के संबंध में डॉक्टर साहब की अब भी वही राय थी, लेकिन अब ये गुनाह बेलज्जत न था। 500 रुपये का पारितोषिक, 100 रुपये फीस, साल में 1000-10,000 मिलते रहने की आशा, उस पर पुलिस की खुशनुदी अलग। अब आगे पीछे की ज़रूरत न थी। हाँ, अब अगर भय था तो डॉक्टर इरफान अली की जिरहों का। डॉक्टर साहब की जिरह प्रसिद्ध थी, अतएव प्रियनाथ ने इस विषय के कई ग्रंथों का अवलोकन किया और अपने पक्ष समर्थन के तत्व खोज निकाले। कितने ही बेगुनाहों की गर्दन पर छुरी फिरी जाएगी, इसकी उन्हें एक क्षण के लिए भी चिंता न हुई। इस ओर उनका ध्यान ही न गया। ऐसे अवसरों पर हमारी दृष्टि कितनी संकीर्ण हो जाती है। दिन के 10 बजे थे। डॉक्टर महोदय ग्रंथों की एक पोटली ले फिटन पर सवार हो कचहरी चले। उनका दिल धड़क रहा था, जिरह में उखड़ जाने की शंका लगी हुई थी। वहां पहुंचते ही मजिस्ट्रेट ने उन्हें तलब किया। जब वह कटघरे के सामने आकर खड़े हुए और अभियुक्तों को अपनी ओर दीन नेत्रों से ताकते देखा तो एक क्षण के लिए उनका चित्त अस्थिर हो गया, लेकिन यह एक क्षणिक आवेग था, आया और चला गया। उन्होंने बड़ी तात्विक गंभीरता, मर्मज्ञतापूर्ण भाव से इस हत्याकांड का विवेचन किया। चिन्हों से वह यह केवल एक आदमी का काम मालूम होता है, लेकिन हत्याकारियों ने बड़ी चालाकी से काम लिया। इस विषय में बड़े सिद्ध हस्त हैं। मृत्यु का कारण कुल्हाड़ी या गड़ासे का आघात नहीं है, बल्कि गले का घोटना है, और कई आदमियों की सहायता के बिना गले का घोटना असंभव है। प्राणांत हो जाने पर एक बार से उसकी गर्दन काट ली गई है, जिसमें यह एक ही व्यक्ति का कृत्य समझा जाए। इरफान अली की जिरह शुरू हुई। आपने कौन सा इम्तहान पास किया है? मैं लाहौर का LMS और कलकत्ते का MBA हूँ। आपकी उम्र क्या है? 40 वर्ष। आपका मकान कहाँ है? दिल्ली। आपकी शादी हुई है? अगर हुई है तो औलाद है या नहीं? मेरी शादी हो गई और कई औलादें हैं। उनकी परवरिश पर आपका कितना खर्च होता है? इरफान अली ये प्रश्न ऐसे पांडित्यपूर्ण स्वाभिमान से पूछ रहे थे मानो इन्हीं पर मुकदमे का दारोमदार है। प्रत्येक प्रश्न पर ज्वाला सिंह की ओर गर्व के साथ देखते, मानो उनसे अपनी प्रखर न्यायिकता की प्रशंसा चाहते हैं। लेकिन इस अंतिम प्रश्न पर मजिस्ट्रेट ने एतराज किया। इस प्रश्न से आपका क्या अभिप्राय है? इरफान अली ने गर्व से कहा, अभी मेरा मनसा जाहिर हुआ जाता है। ये कहकर उन्होंने प्रियनाथ से जिरह शुरू की। बेचारे प्रियनाथ मन में सहमे जाते थे। मालूम नहीं ये महाशय मुझे किस जाल में फांस रहे हैं। इरफान अली,
आप मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास कोई हिसाब नहीं। आपके यहाँ माहवार कितना दूध आता है, उसकी क्या कीमत पड़ती है, इसका हिसाब मेरे नौकर रखते हैं। घी पर माहवार क्या खर्च आता है, मैं अपने नौकर से पूछे बगैर इन गृह संबंधी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। इरफान अली ने मजिस्ट्रेट से कहा, मेरे सवालों के काबिल इत्मीनान जवाब मिलने चाहिए। मजिस्ट्रेट, मैं नहीं समझता कि इन सवालों से आपकी मंशा क्या है। इरफान अली, मेरी मंशा गवाह की इखलाकी हालत का पर्दाफाश करना है। इन सवालों से मैं ये साबित कर देना चाहता हूँ कि वह बहुत ऊंचे वसूले का आदमी नहीं है। मजिस्ट्रेट, मैं इन प्रश्नों को दर्ज करने से इनकार करता हूँ। इरफान अली, तो मैं भी जिरह करने से इनकार करता हूँ। यह कहकर बैरिस्टर साहब इजलास से बाहर निकल आए और ज्वाला सिंह से बोले, आपने देखा ये हजरत कितनी बेजा तरफदारी कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब के लत्ते उड़ा देता, यहाँ ऐसी वैसी जिरह ना करते। मैं साफ साबित कर देता कि जो आदमी छोटी छोटी रकमों पर गिरता है वह ऐसे बड़े मामले में बेलौस नहीं रह सकता। कोई मुजायफा नहीं, दीवानी में चलने दीजिए, वहीं इनकी खबर लूँगा। इसके 1 घंटा पीछे मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। सब अभियोग सेशन सुपुर्द। संध्या हो गई थी। विपत्ति के मारे फिर हवालात चले। सबों के मुख पर उदासी छाई हुई थी। प्रियनाथ के बयान ने उन्हें हताश कर दिया। वह ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा उच्च पदाधिकारी प्रलोभनों के फेर में पड़कर असत्य की ओर जा सकता है। सभी गर्दन झुकाए चले जाते थे। अकेला मनोहर रो रहा था। इतने में प्रियनाथ की फिटन सड़क से निकली। अभियुक्तों ने उन्हें अवहेलनापूर्ण नेत्रों से देखा, मानो कह रहे थे, आपको हम दीन दुखियों पर तनिक भी दया ना आई। डॉक्टर साहब ने भी उन्हें देखा। आंखों में ग्लानि का भाव झलक रहा था। जब मुकदमा सेशन सुपुर्द हो गया और ज्ञान शंकर को विश्वास हो गया कि अब अभियुक्तों का बचना कठिन है, तब उन्होंने गौस खां की जगह पर फैजुल्ला खां को नियुक्त किया और खुद गोरखपुर चले आए। यहाँ से गायत्री की कई चिट्ठियाँ गई थी। माया शंकर को भी साथ लाए। विद्या ने बहुत कहा, मेरा जी घबराएगा, पर उन्होंने ना माना। इस 1 महीने में ज्ञान शंकर ने वह समस्या हल कर ली जिस पर वह कई सालों से विचार कर रहे थे। उन्होंने वह मार्ग निर्धारित कर लिया था जिससे गायत्री देवी के हृदय तक पहुँच सके। इस मार्ग की 2 शाखाएँ थीं, एक विरोधात्मक और दूसरी विधानात्मक। ज्ञान शंकर ने यही दूसरा मार्ग ग्रहण करने का निश्चय किया। गायत्री के धार्मिक भावों को हटाना, जो किसी गढ़ की दुर्भेद्य दीवारों की भांति उसको वासनाओं से बचाए हुए था, दुस्तर था। ज्ञान शंकर एक बार इस प्रयत्न में असफल हो चुके थे और कोई कारण न था कि उस साधन का आश्रय लेकर वह फिर असफल न हो। इसकी अपेक्षा दूसरा मार्ग सुगम और सुलभ था। उन धार्मिक भावों को हटाने के बदले उन्हें और दृढ़ क्यों न कर दूं? इमारत को विध्वंस करने के बदले उसकी भित्ति पर क्यों न और रद्द चढ़ा दूं? पानी के बहाव का रुख पलटने की जगह धारा को तेज कर दूं? उसको अपना बनाने के बदले क्यों न आप ही उसका हो जाऊं? ज्ञान शंकर ने गोरखपुर में आकर पहले से भी अधिक उत्साह और अध्य व्यवसाय के साथ काम करना शुरू किया। धर्मशाला का काम स्थगित हो गया था। अब के ठेकेदारों से काम न लेकर उन्होंने अपनी ही निगरानी में बनवाना शुरू किया। उसके सामने ही एक ठाकुर द्वारे का शिलारोपण भी कर दिया। वह नित्य प्रति प्रातःकाल मोटर पर सवार होकर घर से निकल जाते और इलाके का चक्कर लगाकर संध्या तक लौट आते। किसी कारिंदे या कर्मचारी की मजाल न थी कि एक कौड़ी तक खा सके। किसी सहना या चपरासी की ताव न थी कि असामिया पर किसी प्रकार की सख्ती कर सके, और न किसी आसामी का दिल था कि लगान चुकाने में 1 दिन का भी विलम्ब कर सके। सहकारी बैंक का काम भी चल निकला। किसान महाजनों के जाल से मुक्त होने लगे। उनमें ये सामर्थ्य होने लगी कि खरीदारों के भाव पर जिन्स न बेचकर अपने भाव पर बेच सकें। ज्ञान शंकर का ये सुप्रबंध और कार्यपटुता देखकर गायत्री की सदिच्छा श्रद्धा का रूप धारण करती जाती है। वह विविध रूप से प्रत्युपकार की चेष्टा करती,
विद्या के लिए तरह तरह की सौगात भेजती। माया शंकर पर तो जान ही देती थी। उसकी सवारी के लिए 2 टांगन थे, पढ़ाने के लिए 2 मास्टर, एक सुबह को आता, दूसरा शाम को। उसकी टहल के लिए 2 नौकर थे। उसे अपने सामने बुलाकर नाश्ता कराती, आप अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर उसे खिलाती, कहानियाँ सुनाती, उसकी कहानियाँ सुनती, उसे आए दिन इनाम देती रहती। माया शंकर अपनी माँ को भूल गया। वह ऐसा समझदार, ऐसा मिष्टभाषी, ऐसा विनयशील, ऐसा सरल बालक था कि थोड़े ही दिनों में गायत्री उसे हृदय से प्यार करने लगी। ज्ञान शंकर के जीवन में भी एक विशेष परिवर्तन हुआ। अब वह नित्य संध्या समय भागवत की कथा सुना करते थे। 2-4 साधु संत जमा होते, मेल जोल के 10-5 सज्जन आ जाते, मोहल्ले के 2-4 श्रद्धालु पुरुष आ बैठते, एक छोटी मोटी धार्मिक सभा हो जाती थी। यहाँ कृष्ण भगवान की चर्चा होती, उसकी प्रेम कथाएं सुनाई जाती, कभी कभी कीर्तन होता, लोग प्रेम में मग्न होकर रोने लगते। सबसे अधिक अश्रु वर्षा ज्ञान शंकर की आंखों से होती। वह प्रेम के हाथों बिक गए थे। एक दिन गायत्री ने कहा, अब तो आपके यहाँ नित्य कृष्ण चर्चा होती है, पर्दे का प्रबंध हो जाए तो मैं भी आया करूं। ज्ञान शंकर ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से गायत्री को देखकर कहा, ये सब आपके ही सत्संग का फल है। आपने ही मुझे ये भक्ति मार्ग दिखाया और मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ। आज से कई मास पहले मैं माया मोह में फंसा हुआ, इच्छाओं का दास, वासनाओं का गुलाम, सांसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ था। आपने मुझे बता दिया कि संसार में निर्लिप्त होकर क्यों कर रहना चाहिए। इतनी संपत्तिशालिनी होकर भी आप सन्यासिनी हैं। आपके जीवन ने मेरे लिए सदुपदेश का काम किया है। गायत्री ज्ञान शंकर को विद्या और ज्ञान का अगाध सागर समझती थी। वह महान पुरुष जिसकी लेखनी में ये सामर्थ्य हो कि मुझे रानी के पद से विभूषित करा दे, जिसके वक्तव्यों को सुनकर बड़े बड़े अंग्रेज उच्चाधिकारी दंग रह गए, जिसके सुप्रबंध की आज सारे जिले में धूम है, मेरा इतना भक्त हो, इस कल्पना से ही उसका गौरवशील हृदय विहल हो गया। ऐसे सम्मानों के अवसर पर उसे अपने स्वामी की याद आती थी। विनीत भाव से बोली, बाबूजी, ये सब भगवान की दया है। उन्होंने आपको ये भक्ति प्रदान की है, नहीं तो लोग यावत जीवन धर्मोपदेश सुनते रह जाते हैं और फिर भी उनके ज्ञान चक्षु नहीं खुलते। कहीं स्वामी से आपकी भेंट हो गई होती तो आप उनके दर्शन मात्र से ही मुग्ध हो जाते। वह धर्म और प्रेम के अवतार थे। मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की बनाई हुई हूँ, यथासाध्य उन्हीं की शिक्षाओं का पालन करती हूँ, नहीं तो मेरी गति कहाँ थी भक्ति रस का स्वाद पा सकती। ज्ञान शंकर, मुझे भी ये खेद है कि उन महात्मा के दर्शनों से वंचित रह गया, जिसके सदरूप से उपदेश में ये महान शक्ति है। वह स्वयं कितना प्रतिभाशाली होगा। मैं कभी कभी स्वप्न में उनके दर्शन से कृतार्थ हो जाता हूँ। कितनी सौम्य मूर्ति थी। मुखार बिंदु से प्रेम की ज्योति सी प्रसारित होती हुई जान पड़ती, साक्षात कृष्ण भगवान के अवतार मालूम होते हैं। दूसरे दिन से पर्दे का आयोजन हो गया। गायत्री नित्य प्रति इन सत्संगों में भाग लेने लगी। भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। कीर्तन के समय लोग भावोन्मत्त होकर नाचने लगे। गायत्री के हृदय से भी प्रेम तरंगें उठती, यहाँ तक कि ज्ञान शंकर भी स्थिर चित्त न रह सकते। कृष्ण के पवित्र प्रेम की लीलाएं उनके चित्त को एक क्षण के लिए प्रेम से आभाषित कर देती। इस प्रकार उनने अपनी कुटिलता और क्षुद्रता अत्यंत घृणोत्पादक दिख पड़ती। लेकिन सत्संग के समाप्त होते ही वह क्षणिक ज्योति फिर सर्वांधकार में विलीन हो जाती। बालक कृष्ण की भोली भाली क्रीड़ाएं, उनकी वह मनोहर तोतली बातें, यशोदा का वह विलक्षण पुत्र प्रेम, गोपियों को वह आत्मविस्मृति, प्रीति के वह भावमय रहस्य, ये अनुराग के उद्गार, वह बंसी की मतवाली तान, यमुना तट के बिहार की कथाएं लोगों को अतीव ज्ञानप्रद, आनंदप्रद आत्मिक उल्लास का अनुभव देती थी। भूतवादियों की दृष्टि में ये कथाएं कितनी भी लज्जास्पद क्यों न हों, पर उन भक्तों के अंतःकरण इनके श्रवण मात्र से ही गदगद हो जाते थे। राधा और यशोदा का नाम आते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती। कृष्ण के नाम में क्या जादू है।
इसका अनुभव हो जाता। एक बार वृंदावन से रासलीला मंडली आई, महीने भर तक लीला करती रही। सारा शहर देखने को फट पड़ता था। ज्ञान शंकर प्रेम की मूर्ति बने हुए लोगों का आदर सत्कार करते, छोटे बड़े सबको खातिर से बैठाते। स्त्रियों के लिए विशेष प्रबंध कर दिया गया था। यहाँ गायत्री उनका स्वागत करती, उनके बच्चों को प्यार करती, मिठाई मेवे बांटती। जिस दिन कृष्ण के मथुरा गमन की लीला हुई, दर्शकों की इतनी भीड़ हुई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। यशोदा और नंद की हृदय विदारणी बातें सुनकर दर्शकों में कोहराम मच गया। रोते रोते कितने ही भक्तों की घिग्गी बंध गई और गायत्री तो मूर्छित होकर गिर ही पड़ी। होश आने पर उसने अपने को अपने शयन गृह में पाया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, केवल ज्ञान शंकरों से पंखा झल रहे थे। गायत्री पर इस समय आलसता छाई हुई थी। जब मनुष्य किसी थके हुए पथिक की भांति अधीर होकर छां की ओर दौड़ता है तो उसका हृदय निर्मल विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। उसने ज्ञान शंकर को बैठ जाने का संकेत किया और तब ससवोचित सरलता से उनकी गोद में सिर रखकर आकांक्षापूर्ण भाव से बोली, मुझे वृंदावन ले चलो। तीसरे दिन रासलीला समाप्त हुई। उसी दिन ज्ञान शंकर गायत्री को संग ले बड़े समारोह के साथ वृंदावन चले। सेशन जज के इजलास में 1 महीने से मुकदमा चल रहा है। अभियुक्त ने फिर सफाई दी। आज मनोहर का बयान था। इजलास में एक मेला सा लगा हुआ था। मनोहर ने बड़ी निर्भीक दृढ़ता के साथ सारी घटना आदि से अंत तक बयान कर दी और यदि जनता को अधिकार होता तो अभियुक्तों का बेदाग छूट जाना निश्चित था, किंतु अदालत जाब्ते और नियमों के बंधन में जकड़ी हुई थी। वह जानकर अनजान बनने पर बाध्य थी। मनोहर के अंतिम वाक्य बड़े धार्मिक थे। सरकार, माजरा यही है जो मैंने आपसे अर्ज किया। मैंने गौस खां को इसी कुल्हाड़ी से और इन्हीं हाथों से मारा। कोई मेरा साथी, मेरा सलाहकार, मेरा मददगार नहीं था। अब आपको अख्तियार है, चाहे सारे गांव को फांसी पर चढ़ा दें, चाहे काले पानी भेज दें, चाहे छोड़ दें। फैजू विशेषर दरोगा ने जो कुछ कहा सब झूठ है। दरोगा जी की बात तो मैं नहीं चलाता, पर सरकार फैजू और विशेषर को अपने घर बुलाएं और दिलासा दें कि पुलिस तुम्हारा कुछ न कर सकेगी, तो मेरी सच झूठ की परख हो जाए। और मैं क्या कहूँ, उन लोगों का काठ का कलेजा होगा जो इतने गरीबों को बेकसूर फांसी पर चढ़वाए देते हैं। भगवान झूठ सच सब देखते हैं। विशेषर और फैजू की तो थोड़ी औकात है। दरोगा जी झूठ की रोटी खाते हैं, पर डॉक्टर साहब इतने बड़े आदमी और ऐसे विद्वान कैसे झूठी गंगा में तैरने लगे, इसका मुझे अचरज है। इसके सिवा और क्या कहा जाए। गरीबों का नसीब ही खोटा है, बिना कसूर लिए फांसी पाते हैं। अब सरकार से, पंचों से यही विनती है कि तुम इस घड़ी न्याय के आसन पर बैठे हो, अपने इंसाफ से दूध का दूध, पानी का पानी कर दो। अदालत उठी। ये दुखियारे हवालात चले और सबों ने तो मन को समझ लिया कि भाग्य में जो कुछ बदा है वह होकर रहेगा। पर दुखरन भगत की छाती पर सांप लौटता रहता। उसे रह रह कर उत्तेजना होती थी कि अवसर पाऊं तो मनोहर को खूब आड़े हाथों लूं, किंतु मजबूर था, क्योंकि मनोहर सबसे अलग रखा जाता। हाँ, वह बलराज को ताना दे देकर अपने चित्त की दाह को शांत किया करता था। आज मनोहर का बयान सुनकर उसे और भी चिढ़ हुई। जब चिड़िया खेत चुन गई तो ये हाँक लगाने चले हैं। उस घड़ी अक्ल कहाँ चली थी जब एक जरा सी बात पर कुल्हाड़ा बांधकर घर से चले थे। इस समय मार्ग में उसे मनोहर पर अपना क्रोध उतारने का मौका मिल गया। बोला, आज क्या झूठ मूठ बकवास कर रहे थे। आदमी को तीर चलाने से पहले सोच लेना चाहिए कि वह किसको लगेगा। जब तीर कमान से निकल गया तो फिर पछताने से क्या होता। तुम्हारा कारण सारा गांव चौपट हो गया। अनाथ लड़कों औरतों की कौन सुध लेने वाला है। बेचारे रोटियों को तरसते होंगे। तुमने सारे गांव को मटिया मेट कर दिया। मनोहर को स्वयं आठों पहर ये शोक सताया करता था। गौस खां का वध करते समय उसे यही चिंता थी, इसलिए उसने खुद थाने में जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। गांव को आफत से बचाने के लिए जो कुछ हो सकता था वह उसने किया। उसे दृढ़ विश्वास था कि चाहे मुझे दुष्कृत्य
पर कितना ही पश्चाताप हो रहा हो, अन्य लोग मुझे क्षम्यहीन समझते होंगे, मुझसे सहानुभूति भी रखते होंगे। मुझे जलाने के लिए अंदर की आग क्या कम है, ऊपर से भी तेज छिड़का जाए। वह दुखरन की एक कटु बातें सुनकर बिलबिला उठा, जैसे पके हुए फोड़े में ठेस लग जाए। कुछ जवाब ना दे सका। आज अभियुक्तों के लिए प्रेम शंकर ने जेल के दरोगा की अनुमति से कुछ स्वादिष्ट भोजन बनवाकर भेजे थे। आपने उच्च सिद्धांतों के विरुद्ध वह जेल खाने के छोटे छोटे कर्मचारियों की भी खातिर और खुशामद किया करते थे, जिससे वे अभियुक्तों पर कृपा दृष्टि रखें। जीवन के अनुभवों ने उन्हें बता दिया था कि सिद्धांतों की अपेक्षा मनुष्य अधिक आदरणीय वस्तु है। औरों ने तो इच्छापूर्ण भोजन किया, लेकिन मनोहर इस समय हृदय ताप से विकल था। उन पदार्थों की रुचिवर्धक सुगंध भी उसकी क्षुधा को जागृत न कर सकी। आज वह शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे जो अब तक केवल हृदय में ही सुनाई देते थे। तुम्हारे कारण सारा गांव मटिया मेट हो गया। तुमने सारे गांव को चौपट कर दिया। हाँ, ये कलंक मेरे माथे पर सदा के लिए लग गया। अब ये दाग कभी न छूटेगा। जो अभी बालक हैं वे मुझे गालियाँ दे रहे होंगे। उनके बच्चे मुझे गांव का द्रोही समझेंगे। जब मर्दों के ये विचार हैं तो सब बातें जानते हैं। जब मर्दों के ये विचार हैं जो सब बातें जानते हैं, जिन्हें भली भांति मालूम है कि मैंने गांव को बचाने के लिए अपनी ओर से कोई बात उठा नहीं रखी, और जो अंधेर हो रहा है वह सब समय का फेर है, तो भला स्त्रियां क्या कहती होंगी? जो बेसमझ होती हैं बेचारी विलासी गाँव में किसी को मुंह न दिखा सकती होगी, उसका घर से निकालना मुश्किल हो गया होगा। और क्यों ना कहें, उनके सिर बीत रही है तो कहेंगे अभी तो अगहनी घर में खाने को हो जाएगी, लेकिन खेत तो बोए न गए होंगे। चैत में जब एक दाना भी न उपजेगा, बाल बच्चे दाने को तरसेंगे, तब उनकी क्या दशा होगी? मालूम होता है इस कंबल में खटमल हो गए हैं, नोचे डालते हैं। और ये रोना 1-2 साल का नहीं, कहीं सब काले पानी भेज दिए गए तो जन्म भर का रोना है। कादिर मियाँ का लड़का तो घर संभाल लेगा, लेकिन और सब तो मिट्टी में मिल जाएंगे। और ये सब मेरी करनी का फल है। सोचते सोचते मनोहर को झपकी आ गई। उसने स्वप्न देखा कि एक चौड़े मैदान में हजारों आदमी जमा हैं। फांसी खड़ी है, मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। हजारों आंखें मेरी ओर घृणा की दृष्टि से ताक रही हैं। चारों तरफ से यही ध्वनि आ रही है, इसी ने सारे गांव को चौपट कर दिया। फिर उसे ऐसी भावना हुई कि मैं मर गया। कितने ही भूत पिशाच मुझे चारों ओर से घेरे हैं और कह रहे हैं कि इसी ने हमें दाने दाने को तरसा कर मार डाला। यही पापी है, इसे पकड़कर आग में झोंको। मनोहर के मुख से सहसा चीख निकल आई, आंखें खुल गईं। कमरा खूब अंधेरा था, लेकिन जागने पर भी वह पैशाचिक भयंकर मूर्तियाँ उसके चारों तरफ मंडराती हुई जान पड़ती थी। मनोहर की छाती बड़े वेग से धड़क रही थी। जी चाहता बाहर निकल भागूं, किंतु द्वार बंद थे। तो ये था आज का कथानक। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।